अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, 9/11 21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर। इस एक दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी और दूसरी तरफ सऊदीया का अमीर तरीन आदमी उसामा बिन लादेन था। ये कोई पहली दफ़ा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन दो टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये दो जुड़वां टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थे और ये दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से एक थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास तकरीबन 500 हॉलीवुड मूवीज़ बनाई गई थी। तो जो भी इन इमारतों को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। नाजरीन, आज से 23 साल पहले दुनिया की हालत ये थी कि सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी। इससे ज़माने में तब अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली सुपर पावर था, जिसकी पावर को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाज़ों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक सऊदी, मिस्र, लेबनान और यूएई से था। हर जहाज़ को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही अहम काम था और उस सब के लिए वो काफ़ी महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज़ अपने अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए। इन 4 जहाज़ों ने टेक ऑफ किया। प्लान के मुताबिक 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले जहाज़ में मौजूद 5 हाईजैकर खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियों और कटर के साथ बहुत तेज़ से जहाज़ को हाईजैक कर लिया और पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठा दिया और जहाज़ के सारे लोगों को पिछली साइड पर भेज दिया और उन सारों को वाज़े तौर पर बता दिया कि अब जहाज़ के दोनों पायलट्स मर चुके हैं और ये जहाज़ अब सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकता है। इससे सारे लोग चुप करके खड़े हो गए, लेकिन हाईजैकर्स कभी इस जहाज़ को लैंड करना चाहते ही नहीं थे। अब जब उस जहाज़ का नया पायलट लोगों को ये बातें समझा रहा था तो उसने गलती से जहाज़ के एक और बटन को भी दबा दिया। जैसे वो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो गया और उसने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज़ को एयरपोर्ट की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। अब ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में हलचल मच गई और उन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाज़ों को हटाकर रनवे क्लियर कर दिया और इस जहाज़ का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद दोबारा मोहम्मद अता गलती से दोबारा एयरपोर्ट के टावर से कनेक्ट हुआ और उसने कहा कोई हरकत ना करे प्लीज़। खैर, ये जहाज़ पहले बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था तो मोहम्मद अता ने इसे न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया और जैसे ही वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा, जहाज़ तेज़ी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा और सबको ऐसे लगा कि ये अब लैंड करने लगा है और एयरपोर्ट अमला भी इंतज़ार करने लगा। मगर काफ़ी देर बाद तक भी जहाज़ जब नहीं पहुंचा तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये जहाज़ आखिर गया कहाँ है। फिर किसी ने आकर उन्हें बताया कि ये जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट अमले को ही इसका पता था कि ये हुआ है, मगर अमेरिकन मीडिया को ये असल बात मालूम नहीं था, इसलिए सब ने उसे बहुत बड़ा हादसा कहकर न्यूज़ चला दी। इस सब के दौरान अमेरिका का सदर जॉर्ज बुश बच्चों के एक स्कूल में बैठा हुआ था तो किसी ने आकर उसे इतला दी, तो उनका भी यही रिएक्शन था कि ये कोई हादसा होगा। अब पहले जहाज़ के सिर्फ 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था,
लेकिन दूसरे जहाज़ को बिल्कुल पहले जहाज़ की तरह ही 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया और जहाज़ों को हाईजैक करने की ये टाइमिंग भी पहले से तय थी। मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज़ को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देख सके। नाजरीन, अरवान अल शेख जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, उसने भी अपने साथियों के साथ दूसरे जहाज़ को हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और दोबारा जहाज़ को लॉस एंजलिस की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल अपने नॉर्मल प्रोग्राम छोड़कर पहले जहाज़ के क्रैश को दिखा रहे थे, उसी टाइम को पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज़ फुल स्पीड के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दूसरी बिल्डिंग से टकरा गया, जिसे देखकर पहले तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। और फिर अमेरिकन के सदर के साथी ने आकर उनके कान में दोबारा ये बात बताई और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका पर हमला हो गया है। इसके बाद अमेरिकन आर्मी अलर्ट हो गई और फौरी तौर पर सब जहाज़ों को लैंड करने का हुक्म दिया, लेकिन अभी भी 2 जहाज़ ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को नहीं पता था कि उन 2 जहाज़ों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला था। नाजरीन, तीसरा जहाज़ जिसे एक सऊदिया का रिहायशी हानी हंजूर उड़ा रहा था, उसने जहाज़ को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ने की बजाय अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन की तरफ टर्न किया और जैसे ही वाशिंगटन की पहुंचा वो अपने जहाज़ को नीचे ले आया। जहाज़ की स्पीड फुल बढ़ाकर और वो तेज़ी से दुनिया की नंबर 1 बिल्डिंग में से पेंटागन की तरफ बढ़ा रहा था और ये तेज़ी से CIA के हेडक्वार्टर से क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड को छोड़कर पेंटागोन को दिखाने लगी, लेकिन अभी भी एक जहाज़ बाकी था। जब US आर्मी ने इस जहाज़ की सिमत मालूम की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज़ भी वाशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये अमेरिका की पार्लियामेंट को टारगेट करे और मजबूरन इस जहाज़ को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर 2 फाइटर तैयारे रवाना किए गए और उनको ऑर्डर दिया गया कि इस जहाज़ को गिराना लाजमी है, चाहे सारे मुसाफिर मर ही क्यों न जाए। नाजरीन, अब 3 जहाज़ तो अपने मंसूबे के मुताबिक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज़ जिसे ज़ैद जरह चला रहा था अपने टारगेट तक न कभी पहुंच सका, क्योंकि जब ये जहाज़ हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। ज़ैद जरह ने भी उसी तरह तमाम मुसाफिरों को बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मुसाफिरों में से एक ने जहाज़ के फ़ोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं, ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे बल्कि ये एक खुदकशी का मिशन है। इस बंदे ने जाकर बाकी मुसाफिरों को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये हाईजैकर इस हवाई जहाज़ को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करे, हम सब खुद ही इस जहाज़ को गिरा देते हैं। जिस पर सब मुसाफिरों ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर ज़ैद जरह ने जहाज़ को ऊपर नीचे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मुसाफिर जहाज़ के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो ज़ैद जरह ने उस जहाज़ की स्पीड बढ़ाकर और उसका मुंह ज़मीन की तरफ कर दिया और इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज़ तबाह हो गया। अब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल इस आखिरी जहाज़ को दिखाने लगे तो अचानक 1 घंटे बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टावर तबाह हो गया और इसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हो गए। इसके कुछ देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और इसमें भी 1600 लोग हलाक हो गए और 9/11 के इस हमले में तकरीबन 3000 लोग मारे गए। लेकिन इन हमलों के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अता, जो इस सारे जहाज़ का लीडर था, उसके वालिद का इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा इसराइल की एजेंसी मोसाद पर डाल दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी भी अटैक की इजाज़त है ही नहीं
اور اسی طرح تیسرے اور چوتھے جہاز کے والدین نے بھی امریکہ کی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر ان کے خاندانوں کو دیکھا جائے تو یہ کوئی عام غریب لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ سارے ہائی جیکرز بہت ہی ویل آف اور رچ فیملی سے تھے۔ 9/11 کا یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ اس حملے کے 100 دن بعد تک بھی امریکہ میں ہر طرف دھول پھیلی رہی، اور ان تباہ ہوئی عمارتوں کے ملبے کو اکٹھا کرنے میں بھی آلموسٹ $1 بلین لگے تھے۔ لیکن امریکہ کو ان ٹریڈ سینٹر کے گرانے سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس کے قریب بلڈنگ میں ہوا تھا، اور وہ بلڈنگ تھی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی۔ ان حملوں کے بعد امریکہ کی مارکیٹس میں ڈر پھیل گیا، اور امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج گرنے لگی، اور آلموسٹ سارے ملکوں کے اسٹاکس گرنے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ ان حملوں میں امریکہ کو $1.4 ٹریلین کا نقصان ہوا۔ لیکن اب جبکہ سب مارکیٹ گر رہی تھی، مگر وہاں کچھ کمپنیز ایسی بھی تھیں جنہوں نے نقصان کی بجائے فائدہ لیا اور ان کے شیئرز اوپر جانے لگے۔ یہ کمپنیز تھیں وار کمپنیز، یعنی گن بنانے والی کمپنیاں، فائٹر جہاز اور ٹینکس بنانے والی کمپنیاں۔ اب امریکہ کے تقریباً سارے انویسٹر ان کمپنیوں میں انویسٹ کرنے لگے، اور یہ لوگ اب ایسا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ امریکہ اب 9/11 کا بدلہ لینے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع کرے گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا غور سے امریکہ کے صدر جارج بش کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر کس نے اور کیوں دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور امریکہ کے ساتھ ایسا کرنے کی جرات کی ہے، اور پورا امریکہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ان حملوں کے کچھ ہی دنوں بعد جارج بش آخر پوری دنیا کے سامنے آئے اور سب کو بتایا کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی ملک یا حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ دہشت گرد کا اٹیک تھا، اور ان حملوں کے پیچھے صرف ایک ہی تنظیم ہے، القاعدہ، اور اس کا لیڈر اسامہ بن لادن۔ ناظرین، جو اس سب سے بہت دور آرام سے افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، اب جب پوری دنیا ان حملوں کی وجہ سے اسامہ بن لادن کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی، پھر اچانک سے اسامہ بن لادن سامنے آئے، اور انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دے کر کہا کہ میرا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے بھی بیان دیے جس سے پوری دنیا کے لوگ کنفیوز تھے کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ ان حملوں کے بعد صرف اسامہ ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان اور بعض اسلامی اسکالر سامنے آئے اور ان حملوں کی سخت مخالفت کی، کیونکہ اگر کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ سے پہلے مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا کرتے تھے کہ جنگ کے دوران بھی کسی عورت، بچے، بوڑھے اور یہاں تک کہ درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، اور کسانوں اور کسی بھی مذہب کے پادری کو بھی نہیں مارنا، صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے نام پر کوئی کیسے یہ کر سکتا تھا؟ ناظرین، ان حملوں کے بعد OIC مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم سامنے آئی، اور اس نے بھی 9/11 کے ان حملوں کی مخالفت کی۔ ان کے علاوہ مکے کے امام نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ حملے اسلام کے خلاف ہیں، اور یہاں تک کہ امریکہ کے دشمن سمجھے جانے والے آیت اللہ خمینی نے بھی یہ بیان دیا کہ ان حملوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اسلام کا امیج ویسٹ ممالک میں خراب ہونے لگا۔